नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के बैंड्रा बैंड स्टैंड पर मौजूद हूं और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भर में लेवल 3 का रिस्ट्रिक्शन, लेवल 3 की जो पाबंदियां हैं वो जारी हैं और सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं शाम रात के वक्त। लेकिन आप बैंड स्टैंड पर देखें, लोगों के इकट्ठा होने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। हालांकि पुलिस ज़रूर पहुंचकर इन्हें हटाने की कोशिश करती है, इसके बावजूद लोग समंदर किनारे इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो आपको हम अयोध्या से दिखाते हैं। अयोध्या के हनुमान गढ़ी के जो साधु हैं, उन्होंने मंदिर के बाहर की करीब दर्जन भर प्रसाद की दुकानों पर धावा बोला और लड्डू सड़क पर फेंक दिए। कोरोना की वजह से मंदिर में लड्डू चढ़ाने पर, प्रसाद चढ़ाने पर रोक है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो पैसे चढ़ाते हैं और मंदिर के साधुओं का एक वर्ग चाहता है कि ये जो रोक है वो हटाई जाए, लोगों को इजाज़त हो अंदर लड्डू चढ़ाने की, क्योंकि जो प्रसाद व्यापारी हैं उनका नुकसान हो रहा है और उस नुकसान पर रोक लगे। लेकिन एक वर्ग चाहता है कि ये रोक लगी रहे। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। बाबा जी अपने चेलों के साथ प्रसाद की दुकान में आते हैं। चेले प्रसाद के लड्डू यूं ले जाते हैं मानो उनकी ही दुकान हो और सड़क पे फेंक देते हैं। यही कांड बार बार दोहराया जाता है और कुछ देर में प्रसाद की दुकानों के बाहर कुछ यूं नज़ारा होता है। ये बाबा लोग एक साथ उतरे नीचे सीढ़ी से, उसके बाद उन्होंने लड्डू फेंकना चालू कर दिया। एक दो दुकान नहीं, यहाँ कम से कम 20 दुकानों के लड्डू बाहर फेंक दिया सड़क पे और कई लोग को मारा उन्होंने और अभद्रता बातें की, गाली भी दिया उन्होंने। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद सबसे बड़ा महत्व हनुमान गढ़ी का है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने महल के द्वार के समीप यह स्थान हनुमान जी को खुद दिया था। यहाँ रामलला के दर्शन से पहले लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं। रामलला के मंदिर को रास्ता भी हनुमान गढ़ी से होकर गुजरता है। यहाँ करीब 100 दुकानें प्रसाद के लड्डू बेचती हैं। कोरोना की वजह से यहाँ लड्डू चढ़ाने पर रोक है, ऐसे में लोग पैसे चढ़ाते हैं। पहला साधु जो गद्दी नसीन जिनका पक्ष था, उनका पक्ष ये कहना था कि यहाँ पे लड्डू का भोग प्रसाद जो सदियों चलता आया है, चढ़ता आ रहा है, दुकानदार के माध्यम से यहाँ लड्डू चढ़ेगा। लेकिन दूसरा पक्ष था जो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, उनका कहना ये था कि यहाँ पे लड्डू का भोग प्रसाद नहीं चढ़ेगा, जो सिर्फ जो बाहर के यात्री आते हैं वो अपना केवल पैसा चढ़ाएंगे। जैसे ही प्रसाद के लड्डू फेंके जाने लगे, हनुमानगढ़ी के सारे प्रसाद दुकानदारों में हंगामा हो गया। अपने प्रसाद की सुरक्षा के लिए देखते ही देखते सबने अपनी दुकानें बंद कर दी। लड्डू से नाखुश बताए जा रहे हनुमानगढ़ी के बाबा कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके विचार गड़बड़ा गए थे। कुछ नहीं, आपसी कुछ जो है हम लोगों के क्या कहा जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी और हम लोगों के इधर उधर के विचार थोड़ा गड़बड़ा गए थे। तो हम सभी लोग मिल कर के, और जो हमारे किराएदार हैं वो हमारे परिवार के हैं, हम लोगों ने उनसे कहा कि आप लड्डू अच्छा बेचिए, दाम ज़्यादा लीजिए और हनुमान जी को भोग सुंदर लगे। किसी प्रकार कोई बात नहीं, आपस में बैठ करके सारी बातचीत हो। जल्दी ही मौके पे पुलिस पहुंच गई और आपस में उनमें समझौता करा दिया। प्रसाद की शुद्धता को, गुणवत्ता को लेकर के और प्रसाद के चढ़ावे को लेकर के, और जिसमें आक्रोशित होकर के जो दुकानदार थे, व्यापारीगण, उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। बाद में उनको समझाया बुझाया गया। बहरहाल इस घटना के बाद अब शांति है और लोग उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को सद्बुद्धि देंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब कांग्रेस में खटपट की खबरों के बीच नवजोत सिंह सिद्धू आज प्रियंका गांधी से मिले। उसके बाद राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच जो तकरार लगातार बढ़ रही है, उसके बीच जो ये मुलाकात हुई है, उसके बाद क्या होगा, देखना होगा। आखिरकार सिद्धू को गांधी परिवार से मिलने में सफलता मिल ही गई। सुबह ये तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू ने साझा की और शाम होते होते सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी से हो गई। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में राहुल के साथ प्रियंका भी मौजूद रही। इससे पहले सिद्धू से मिलने के बाद प्रियंका और राहुल की भी मुलाकात हुई और फिर दोनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। ये मुलाकात राहुल गांधी के घर पर हुई। माना जा रहा है कि पंजाब चुनाव कैप्टन अमरिंदर से सिद्धू के अनबन और उनकी चुनावी भूमिका को लेकर गांधी परिवार के बीच चर्चा हुई होगी।
जैसे 80 एमएलए को हाईकमान ने सुना है, ऐसे ही उसमें से नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। वो तब नहीं आए थे, अभी आए हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी है। और मुझे लगता है कि अब थोड़े दिन के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली जाएंगे। हाईकमान की अनाउंसमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति में, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, किसी की जरूरत नहीं होगी कि उस फैसले के खिलाफ जा सके, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे कोई और हो। सिद्धू की मुलाकात इस मायने में भी अहम है कि कैप्टन इस बीच 2 बार दिल्ली आए, पर उनकी मुलाकात गांधी परिवार में किसी से नहीं हुई। समझा जाता है कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने के लिए बनी कमेटी ने सिफारिश की है कि कैप्टन को अंदरूनी असंतोष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं सिद्धू को हिदायत दी गई है कि वो अपनी सरकार की आलोचना से बचें। यार नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ। यह सही है कि सिद्धू की बोलने की शैली आवाम को खींचती है, ईमानदार छवि के हैं, पर इनके पक्ष में कोई विधायक या पंजाब कांग्रेस का नेता खुलकर सामने आता नहीं दिखता। ऐसे चुनाव से पहले पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच टकराव को टालने के लिए कांग्रेस आलाकमान संतुलन बनाने में जुटा है, ताकि कोई भी खेमा नाराज न हो और चुनाव तक समन्वय बना रहे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। फरीदाबाद के खोरी गांव में लोगों के पुनर्वास को लेकर एक महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इस महापंचायत के बजाय यहां पर पथराव और लाठीचार्ज शुरू हो गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस गांव के 10,000 से ज़्यादा घरों को 6 हफ्तों में तोड़ने का आदेश दिया है। जब महापंचायत के लिए फरीदाबाद के खोरी गांव में भीड़ जुटनी शुरू हुई तो पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर लाठियां भांजना शुरू कर दिया। एक महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। एक अन्य महिला पर पुलिस ने लोगों को भड़काने का आरोप लगाया और इस तरह घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। बुधवार को इस गांव के अंबेडकर पार्क में लोगों ने पुनर्वास के मुद्दे को लेकर महापंचायत बुलाई थी। ये महापंचायत किसने बुलाई थी? ये महापंचायत गांव वालों ने बुलाई थी। जी, किस लिए? इसलिए हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरह से धूप में गर्मी में पानी ला रहे हैं बहुत दूर से। गर्भवती महिलाएं अपने सिर पर रखकर पानी ला रही हैं काफी दूर से। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। घर जो है इस वक्त तंदूर के जैसा हो रहा है, भपका हुआ है। ये कह रहे घर में जाओ, घर तोड़ने के आदेश दे दिए गए। हमें आप ये बताएं इस कोरोना काल में हम जाएंगे कहाँ? छोटा छोटा बच्चा लेकर कमरा किराया खोजेला जाता है तो किराया में मना कर देता है कि किराया भी नहीं है। अब बिल्कुल एकदम तोड़ तोड़ के आए, झोपड़ी झुग्गी जो भी बनाया मगर घर से बगैर करेगा तो कहाँ से जिएगा। दरअसल 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के अंदर इस पूरे गांव के घरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, क्योंकि गांव अरावली के जंगल में बसा है। गांव की आबादी करीब 1 लाख है और यहां 10,000 परिवार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस गांव के चप्पे चप्पे पर तैनात है और गांव खाली कराकर मकान तोड़ने की तैयारी अंतिम चरण में है। मजदूरी कर गुजर बसर करने वाले आस मोहम्मद अपने बच्चों के साथ घर के बाहर बैठे हैं। कहते हैं ये घर उनके पिता ने लिया था, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। मानना बेहतर है, मर जाएंगे बेहतर है, इसी में दबा दें। गांव की बिजली और पानी की सप्लाई 2 हफ्ते पहले ही काट दी गई थी। हालांकि गांव में बिजली लगवाने वाले सांसद जी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। घरों की छतों पर सत्ताधारी पार्टी के झंडे हैं। नेताओं की सरपरस्ती में बिल्डरों और दलालों ने यहाँ जमीन और मकान गरीबों को बेचे, जिन्होंने अपनी खून और पसीने की कमाई यहाँ लगा दी। अब ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ? देखो यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। हम कैसे रहे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वोट भी डालने जाते हैं, राशन कार्ड भी है। किस चीज से गैर कानूनी हो गई है? मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, लेकिन हो नहीं पा रही। क्या करे, लाइट ही नहीं है, कोई नेता नहीं,
कोई पार्षद नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, कोई आम आदमी कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा ना। हाँ, जनता को यूज कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। न लाइट है न पानी है। हमारी सियानी सियानी बेटियां कहाँ जाए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की इज्जत लुटे है तो मैं क्या करूँगा? गांव वालों के समर्थन में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार पहले इस इलाके से बिल्डरों की इमारतों और बड़े होटलों को हटाए और फिर गांव के लोगों को कहीं और बसाए। हम कम से कम इतना तो जरूर करेंगे, इनको लेके वहाँ जीटी रोड के ऊपर उनके टेंट लगवाएंगे जहाँ हम बैठे हुए हैं, और हम अपनी तरफ से लंगर भी फ्री देंगे इन सबको। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वहीं दूसरी ओर इस गांव के 10,000 परिवारों के सामने अपने आशियाने बचाने का संकट है। वहीं वो नेता, वो बिल्डर नजर नहीं आ रहे जिन्होंने ये गांव बसाया था, जिन्होंने यहाँ मकान बेचे थे। फरीदाबाद के खोरी गांव से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोविड संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं तो पोस्ट कोविड की समस्या बड़ी होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे मरीज जो कोविड से ठीक हो चुके हैं अब हार्ट अटैक और स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनके शरीर में ब्लड क्लॉट कर रहा है। कोविड की वजह से रिकवर होने के बाद भी कई हफ्तों तक ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून जमने की समस्या होती है। कई ऐसे युवा मरीज हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं जिन्हें पहले यानी कोविड के संक्रमण से पहले कभी भी कोई हृदय रोग नहीं था। पूरी खबर देखिए। कोरोना से ठीक होने के हफ्तों बाद भी मंडराता है स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा। दरअसल कुछ कोरोना रोगी स्वस्थ तो हो गए हैं लेकिन उनके शरीर में खून के थक्के बन रहे हैं। थक्के दिमाग की नसों में जमे तो ब्रेन स्ट्रोक और दिल की धमनियों में रुकावट पैदा करें तो हार्ट अटैक। बीएमसी के कई कोविड सेंटर्स में मरीजों को देख रहे डॉक्टर वाघमारे बताते हैं कि कई युवा कोविड मरीजों को भी जिन्हें पहले कभी भी हृदय रोग नहीं रहा, उन्हें भी पोस्ट कोविड हार्ट अटैक और स्ट्रोक से गुजरना पड़ा है। कि अभी के जो वेरिएंट्स हैं उनमें पोस्ट कोविड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बॉय बन जाते हैं, एक टाइप के क्लॉट्स रहते हैं, तो उस वजह से इसमें ज्यादातर लोगों में कार्डियक अरेस्ट, फिर स्ट्रोक्स होना और म्यूकर का बढ़ना, ये तीनों चीजें थ्रोम्बस से रिलेटेड ही हैं और ये नए वेरिएंट की वजह से है। इस वेव में 50-60 वाले पेशेंट हमने कम देखे हैं एज कम्पेयर टू 30s एंड 40s के पेशेंट्स। यंग पेशेंट जिनमें पहले की कार्डियक हिस्ट्री नहीं थी उनमें भी ये देखा गया है। अभी एक MRI स्कैन है जो हमारे पास पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए आए थे और पेशेंट को जो है लेफ्ट साइडेड वीकनेस था। तो ये अगर आप MRI देखेंगे तो ये पेशेंट का राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, इसको राइट सेरिब्रम बोलते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को ये जोन अगर आप देखेंगे तो इसमें पेशेंट को ये जो वाइट पैच है इधर आप अगर नोटिफाई करेंगे तो इसमें पेशेंट के जो सेल्स है, सेरिब्रल सेल्स है, ब्रेन की जो सेल्स है उनको डैमेज हुआ है। इसको इन्फार्क्ट बोलते हैं। पेशेंट को ये जो पेशेंट है इनको राइट सेरिब्रल एक्यूट इन्फार्क्ट है और उसकी वजह से पेशेंट को जो है लेफ्ट साइड में वीकनेस या लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस डेवलप हुआ है। उसी पेशेंट का अगर हम ये एंजियोग्राम देख रहे हैं, MRI एंजियोग्राम देख रहे हैं, ये ब्लड वेसल्स है जो ब्रेन तक जाती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे पेशेंट का जो राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड के वेसल्स है, तो राइट साइड में ये वेसल जो है इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसके बाद करीबन 10 से 12 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे इसमें नैरोइंग है। फोर्टिस अस्पताल मुंबई के डॉक्टर मनीष हिंदुजा ऐसे करीब 20 मरीजों का अब तक ऑपरेशन कर चुके हैं। ऐसे पेशेंट्स मैंने 15 से 20 ऑपरेट किए हैं जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद में जिनको बाईपास सर्जरी या शरीर में से जैसे हाथ या पैर में से क्लॉट निकालने की सर्जरी की इमरजेंसी में जरूरत पड़ी है। ऐसे पेशेंट्स का प्रोग्नोसिस काफी अच्छा रहता है मगर इनका टाइमली डिटेक्शन बहुत जरूरी रहता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग कोविड से ठीक होने के 4 से 7 हफ्ते बाद तक भी हो सकती है। कोविड संक्रमण से गुजरे मरीज जो पहले से शुगर या हाई बीपी वाले हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके लिए ये खतरा कई गुना अधिक है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के कारण लोग बेहद परेशान हैं। मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए तक पहुँच गई है प्रति लीटर और ट्रांसपोर्टर्स की चिंताएं किस तरह से बढ़ गई हैं, पूर्वा चिटनिस की इस रिपोर्ट में देखिए। तेल के दाम बढ़ने से आम आदमी तो परेशान है ही, अब ट्रांसपोर्टर्स की चिंताएं भी बहुत बढ़ गई है। राजूलाल वाशी APMC से मुंबई अनाज लाते हैं। पिछले महीने तक इनके पास 2 बड़े ट्रक थे
लेकिन खर्चा नहीं निकल रहा था तो उन्होंने मध्यम साइज का एक ट्रक खरीदा। डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राजू कहते हैं कि उनके ग्राहक ने पैसे नहीं बढ़ाए हैं, तो ये अब अपनी बचत से खर्च निकाल रहे हैं। दुकानदार भी बोलते हैं अभी लॉकडाउन है, अभी दुकानें बंद हैं, टाइम वो लोग टाइम कर देते हैं तो दुकानें बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए चलती हैं, काम कम है, वो हिसाब से वो बढ़ाते नहीं और हमको वही पुराने भाड़े में लेके जाना पड़ रहा है। तो पर डे के हिसाब से 600-700 रुपये हमको डीजल में अभी जा रहा है। पर डे पे जा रहा है। हाँ, जो हमारी सेविंग्स है वो टूट रही है उसमें। प्रशांत भालेराव का भी यही हाल है। ये ट्रेलर्स समेत 12 ट्रकों के मालिक है। प्रशांत के खर्चों में अपने ट्रक की EMI, नियमित रख रखाव, कर्मचारियों के वेतन, अपने बच्चों की फीस शामिल है, जिन्हें निकालने के बाद उनका मुनाफा बेहद कम हो चुका है। अगर ये ऐसे ही जारी रहा तो उन्हें पता नहीं कि कब तक प्रशांत अपना कारोबार चला पाएंगे। कम बाजार से परोड़ता नहीं है हमें, ड्राइवर उतना तो उसको देना पड़ता है, उसका बचत उतना देना पड़ता है। तो अभी जितना लोकल में है उतना ही गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी बाहर नहीं भेज रहे। जो महीने में हमारा 50,000 जो जा रहा था वो अभी कम से कम 70-80 हज़ार तक जा रहा है। सुनील मिश्रा ड्राइवर है, जिनका 5 सदस्यों का परिवार यूपी में रहता है। वो पहले दिन में 4 चक्कर लगाते थे, अब घटकर दिन में 2 रह गए हैं। इन्हें अब अपनी तनख्वाह की फिक्र है। अब मालिक को बेनिफिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमको पगार 2 महीना बाद मिल रहा है। अच्छा, हाँ, 2 महीने बाद पगार मिल रहा है। हाँ, अभी फिलहाल मिला है इस महीने का? अभी नहीं मैडम, अभी तो ये कहाँ से मिलेगा। अभी ये महीना ख़त्म होगा तो वही 15, 20, 22 तारीख तक मिलेगा। पहले क्या था 6, 7, 8 तारीख तक पगार मिल जाता था। अब डीजल महंगा होने पर पगार जब मालिक के पास रहेगा ही नहीं तो मालिक देगा कहाँ से। जून में तेल के दाम 15 बार बढ़े हैं। मुंबई में डीजल 97 रुपये प्रति लीटर है और चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में भी 90 रुपये प्रति लीटर पार कर चुके हैं। तेल की बढ़ती हुई कीमतें जो इस उद्योग का तेल निकाल रही हैं और कोरोना काल में जो 6 बरस की 6 महीने की मोरेटोरियम हमने मांगी है, उसके ऊपर सरकार अमल करेगी। अगर इसके बाद भी कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली तो अगस्त में हमारे चक्के थम जाएंगे। अगर डीजल के दाम ऐसे ही लगातार बढ़ते रहे तो इन ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा, लेकिन अब उनको उनकी गाड़ियाँ बेचनी पड़ेगी। इसका मतलब इस इंडस्ट्री के साथ जो एसोसिएटेड है उनको जॉब लॉसेस भी फेस करनी पड़ेगी और उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया। और अब एक दिलचस्प खबर कर्नाटक के कुडगु जिले से, जहां ऑनलाइन क्लासेस चलाने के लिए आम के पेड़ पर एक स्टूडियो बनाना पड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां शिक्षक का घर है वहां पर इंटरनेट काफ़ी कमज़ोर है। ऐसे में ऊंचाई पर बढ़िया नेटवर्क होने की वजह से ये कदम शिक्षक ने खुद उठाया। मुल्लूर गांव में पेड़ के ऊपर बना स्टूडियो, जहां ऑनलाइन क्लास के लिए प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सतीश मटेरियल तैयार कर तेजी से छात्रों को भेजते हैं। इस गांव में इस जगह और इस ऊंचाई के अलावा और कहीं भी इंटरनेट का सिग्नल नहीं मिलता। अब वो खुश हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई। Children practice the worksheet the whole day. जो वर्कशीट हम उन्हें यहाँ से भेजते हैं, बच्चे दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। शाम में बच्चे टास्क पूरा करके भेज देते हैं। वो स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन शेयरिंग और ऑनलाइन मीटिंग प्रोटोकॉल से पूरी तरह अब पारंगत हो चुके हैं। उन्हें बिजी रखने के लिए चैलेंजेस भी हर रोज मैं भेजता रहता हूँ। Speaking about the things etc. वीडियो लेसन्स बच्चों को आकर्षित कर पाएं, इसका खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए यहाँ सतीश ऑफ और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। रंग बिरंगे बल्ब, आकर्षक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। सतीश ने अपने पैसे खर्च कर इस स्टूडियो को तैयार किया है ताकि गांवों के छात्र शहर वालों से पिछड़ न जाए। ನಮಸ್ಕಾರ,
जिस तरह से सतीश सर हमें पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया है। हर दिन हमें वो नए नए टॉपिक सिखाते हैं, फिर हमें उसका वीडियो बनाकर भेजना पड़ता है। सर हमारे उस वीडियो को अपना स्टेटस बनाते हैं तो हमें बहुत बढ़िया लगता है। कोरोना संकट में भी टीचर ने बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा है। व्हाट्सएप के जरिए रोज घर परिवार के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में अलग अलग टॉपिक भेजते हैं। इससे बच्चों को बहुत सुविधा हो रही है। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सतीश ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर सच्चे मन से कुछ अच्छा करने की कोशिश की जाए तो राह निकल आती है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के चमोली में मौजूद फूलों की घाटी कल से यानी कि गुरुवार से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी, लेकिन आने वालों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा। वन विभाग ने इसे लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस सीजन में यहां फूलों की 50 प्रजातियां हैं और अब कल से लोग इन फूलों का दीदार कर सकेंगे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के बांद्रा बैंडस्टैंड से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।